ऑलराइट स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं अल्कोहल्स, फिनॉल्स और ईथर। अल्कोहल, फिनॉल्स और ईथर में हमने कर लिया था प्रिपरेशन नहीं करा था। अल्कोहल, फिनॉल, अल्कोहल के टाइप्स करे थे। अल्कोहल जो है कितने टाइप्स के होते हैं, तो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हाइड्रोक्सी ग्रुप, प्राइम नंबर ऑफ हाइड्रोक्सी ग्रुप, मोनोहाइड्रिक, डाईहाइड्रिक और ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल। अब उसमें जो है वो थोड़ा सा मुझे लगता है को हमने एरोमेटिक के जो है वो टाइप्स तो कर लिए थे। एरोमेटिक के अंदर वो हमने देखा था, अगर मोनोहाइड्रिक है तो वो क्रिसॉल, ऑर्थोक्रिसॉल, मेटाक्रिसॉल, पैराक्रिसॉल, और फिर वो देखा था कैटाकॉल, रिसोर्सिनॉल, क्विनॉल, हाइड्रोक्विनॉन, वो देखा था। एक एलिफेटिक के जो है एलिफेटिक पॉलीहाइड्रोक्सी, एलिफेटिक डाईहाइड्रोक्सी एंड ट्राईहाइड्रोक्सी अल्कोहल्स। तो टाइप्स ऑफ अल्कोहल्स ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ aliphatic alcohols, on the basis of number of hydroxy group, on the basis of number of hydroxy group, number of hydroxyl group, या फिर इसको अल्कोहल ग्रुप भी बोल सकते हैं, क्योंकि हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो OH ही होता है, और इसको हम अल्कोहल ग्रुप भी बोल सकते हैं। तो जैसा कि आपका एरोमेटिक था, मोनोहाइड्रिक, डाईहाइड्रिक एंड ट्राईहाइड्रिक। ट्राईहाइड्रिक जो है वो आपने नहीं देखा एरोमेटिक के अंदर, लेकिन इसमें एलिफेटिक के अंदर हम जो है वो ट्राईहाइड्रिक देखेंगे। तो मोनोहाइड्रिक अगर अल्कोहल देखें, मोनोहाइड्रिक अगर हम देखें तो नॉर्मल जो अल्कोहल है हमारे CH3, CH2OH, सिर्फ OH, जैसे इथेनॉल है, मिथेनॉल है, प्रोपेनॉल है, ब्यूटेनॉल है। और डाईहाइड्रिक अगर देखें तो डाईहाइड्रिक आपके कोर्स में एक ही है, तो डाईहाइड्रिक ये है इथाइलिन ग्लाइकॉल। अब डाईहाइड्रिक में जैसे आपने डाईहैलाइड्स देखा था, डाईहैलाइड्स में क्या था, जेम डाईहैलाइड एंड विसिनल डाईहैलाइड एंड अल्फा ओमेगा डाईहैलाइड, लेकिन इसके केस में हम विसिनल डाईहैलाइड ही पढ़ते हैं। तो अल्कोहल के केस में हम जो जनरली जो डाईहाइड्रिक पढ़ते हैं वो विसिनल जो है यही पढ़ते हैं, विसिनल डायोल्स, जैसे इथाइलिन ग्लाइकॉल CH2OH, ये इथाइलिन ग्लाइकॉल इसका कॉमन नेम है, लेकिन IUPAC नेम क्या हो जाएगा, 1,2 क्या हो जाएगा, इथेन 1,2 डायोल। लेकिन इथाइलिन ग्लाइकॉल के नाम से ये ज्यादा जाना जाता है, क्योंकि इंडस्ट्री में ये इथाइलिन ग्लाइकॉल के नाम से बिकता है। अब ये जो है इथाइलिन ग्लाइकॉल जो है वो एंटी फ्रीज का काम करता है, मतलब वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो थोड़ा नीचे कर देता है, तो एंटी फ्रीज का काम करता है, पानी को जमने से रोकता है। तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ा देता है और फ्रीजिंग पॉइंट भी कम कर देता है, एंटी फ्रीज। तो ये वाटर के गाड़ियों में कूलेंट की तरह काम करता है, गाड़ियों में जो रेडिएटर होता है उसकी तरह काम करता है। इसलिए ये जो है बस ये आपका इंपॉर्टेंट है। डायोल्स के अंदर इथाइलिन ग्लाइकॉल यानी विसिनल डायोल जो है वो इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही आपका ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल अगर हम करें तो ये डाईहाइड्रिक, ये मोनोहाइड्रिक, और हम अगर देखें ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल, तो ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल में आपका एक कॉमन है, जो एक ही जो है वो इंपॉर्टेंट है, ट्राईहाइड्रिक एलिफेटिक अल्कोहल्स। एलिफेटिक जो ये जो है आपका इधर जो है ये ग्लिसरीन या ग्लिसरॉल जिसे बोलते हैं, ये 1, 2, 3 प्रोपेन ट्रायोल, इसका नाम ग्लिसरीन भी बोलते हैं इसको। ग्लिसरीन इसका कॉमन नेम है। सो 1, 2, 3 प्रोपेन ट्रायोल, तो ट्रायोल है 1, 2, 3, और इसको ग्लिसरीन नाम से भी जाना जाता है, ग्लिसरीन। ठीक है। अब ग्लिसरीन जो है बहुत जगह यूज होता है, ग्लिसरीन जो है इंडस्ट्रियल रिएजेंट भी है, ग्लिसरीन जो है वो माउथ के ट्रीटमेंट में भी काम आता है, अल्सर ट्रीटमेंट में भी काम आता है। और जो है अब ये जो है ग्लिसरीन बनता है सैपोनिफिकेशन रिएक्शन से। सैपोनिफिकेशन रिएक्शन मतलब सोप फॉर्मेशन में ऐसा बाय प्रोडक्ट ये बनता है। तो उसके अंदर क्या होता है कि जब आप फैटी एसिड जो है, अल्काइल चेन फैटी एसिड, लॉन्ग चेन फैटी एसिड जो है उसका NaOH से रिएक्शन करते हैं तो ग्लिसरीन एज अ बाय प्रोडक्ट बनता है। वो सैपोनिफिकेशन रिएक्शन कभी करेंगे तो करेंगे, लेकिन ध्यान रखें सैपोनिफिकेशन रिएक्शन का ये एक बाय प्रोडक्ट है, उसको फिर हम फिल्ट्रेशन टेक्निक से सेपरेट कर लेते हैं। सोप के फॉर्मेशन में ये एज अ बाय प्रोडक्ट बनता है। तो ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल,
तो अब जो है वो हमारे जो अल्कोहल के टाइप्स है वो हमने कर लिए हैं। अभी जो है अल्कोहल की कुछ प्रॉपर्टीज हैं। अल्कोहल एक तो वॉलेटाइल नेचर के होते हैं, जल्दी जो लोअर अल्कोहल्स हैं, लोअर अल्कोहल्स आर हाईली वॉलेटाइल। जैसे मिथेनॉल है उसको स्पिरिट बोलते हैं बिकॉज इट इज हाईली वॉलेटाइल। फिर इथेनॉल है, इट इज ऑल्सो वॉलेटाइल। लेकिन इसके बाद ब्यूटेनॉल, प्रोपेनॉल, इसके बाद वॉलेटिलिटी जो है बहुत कम हो जाती है और उसके बाद जो है वो हायर अल्कोहल जो है वो थोड़े बहुत सॉलिड नेचर में भी मिलते हैं। फिर अल्कोहल्स आर हाईली सॉल्युबल इन वाटर। अल्कोहल्स आर, तो प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल अगर हम देखें तो प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल तो एक तो है ये इट इज हाईली सॉल्युबल इन वाटर। These are soluble in water because they are able to form hydrogen bonding. They forms hydrogen bonding with water. Forms hydrogen. मतलब आपने अभी तक जो कंपाउंड पढ़े हैं, मतलब अगर मैं एल्केन की बात करूं, एल्केन की बात करूं, एल्काइल हैलाइड की बात करूं और अल्कोहल की बात करूं, तो अल्कोहल्स आर हाईली सॉल्युबल इन वाटर। अल्कोहल जो है वाटर में ज्यादा सॉल्युबल है। एल्काइल हैलाइड जो लोअर एल्काइल हैलाइड है, मतलब जिनके अंदर एक या दो कार्बन है, दीज आर स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर, बहुत कम सॉल्युबल है बिकॉज वो जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते हैं वो बहुत वीक होता है, तो इसलिए दीज आर वेरी लेस सॉल्युबल। एल्केन्स आर इनसॉल्युबल, एल्केन्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना ही नहीं सकते बिकॉज दे आर नॉन पोलर। और अगर मैं इसकी बात करूं अल्कोहल की, सो अल्कोहल्स फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अल्कोहल जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेगा और हाइड्रोजन बॉन्डिंग अल्कोहल की स्ट्रांग होती है वाटर के साथ, इसलिए अल्कोहल्स आर हाईली सॉल्युबल इन वाटर। ठीक है। सेकंड ये है कि इनका बॉइलिंग पॉइंट जो है, बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। बॉइलिंग पॉइंट हाई मतलब किससे हाई, तो इनका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो एल्काइल हैलाइड से और ईथर से, और अगर आप एल्केन देखें उनसे भी हाई होता है। एंड रीजन इज सेम, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, बिकॉज दे आर केपेबल ऑफ फॉर्मिंग स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हेंस देयर बॉइलिंग पॉइंट इज हाई। तो अगर बॉइलिंग पॉइंट की बात करें, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, देखो ये पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट, कि अगर आप जो है कंपैरेटिव स्टडी जो है वो हमेशा ही इंपॉर्टेंट रहती है, आपको चीज़ों को कंपेयर करना चाहिए। कंपैरेटिव स्टडी से क्या होता है कि एक तो एग्जाम के क्वेश्चंस जो हैं वो कंपैरेटिव ही आते हैं, क्योंकि एग्जामिनर के पास टाइम कम है और उसके पास क्वेश्चन भी कम है आपका नॉलेज चेक करने के लिए। तो कंपैरेटिव स्टडी से वो पूरा आपका कम टाइम में ज़्यादा नॉलेज चेक कर सकता है। तो कंपैरेटिव जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं, कंपैरेटिव जो क्वेश्चंस हैं। तो मतलब बॉइलिंग पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो बॉइलिंग पॉइंट अल्कोहल का ज्यादा होता है। कुछ क्या लिख दिया, अल्कोहल का ज्यादा होता है। फिर होता है एल्किल हैलाइड का, फिर होता है ईथर का। ईथर अभी देखेंगे क्या है ईथर, इधर उधर मत देखो, ईथर को देखेंगे अभी। फिर होता है ईथर और फिर होता है एल्केन्स, फिर होता है एल्केन्स या हाइड्रोकार्बन आप लिख सकते हैं। फिर होता है एल्केन्स। क्यों? एल्केन्स आर प्योरली नॉन पोलर इन नेचर और अल्कोहल्स आर पोलर इन नेचर। अल्कोहल की पोलैरिटी ज्यादा है और अल्कोहल की जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग टेंडेंसी जो है ये भी ज्यादा है, बिकॉज अल्कोहल फॉर्म्स स्ट्रॉन्गर हाइड्रोजन बॉन्डिंग विथ इटसेल्फ एंड ऑल्सो विथ वाटर, सो दे आर हाईली सॉल्युबल इन वाटर एंड दे हैव हाई बॉइलिंग पॉइंट बिकॉज दे हैव हाई इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और इसकी वजह से बॉइलिंग पॉइंट भी इनका हाई होता है। एल्काइल हैलाइड में जो है बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा सा कम होता है अल्कोहल के कंपेयर में, क्योंकि उनकी इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्डिंग जो है वो थोड़ी सी वीक होती है। ईथर के अंदर वो और भी वीक होती है और एल्केन के अंदर वो और वीक हो जाती है। तो ये हमारा बॉइलिंग पॉइंट का इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। फिर स्मेल टेस्ट तो आपको करना नहीं, ये इंपॉर्टेंट चीज है। अब जो है वो अल्कोहल ईथर के अंदर और फिनॉल के अंदर जो बॉन्ड एंगल है ये इंपॉर्टेंट है। अब जो बॉन्ड एंगल अगर हम देखें तो यहीं पर कर लेते हैं, इसको ऊपर कर लेते हैं। बॉन्ड एंगल, जेम्स बॉन्ड एंगल। तो बॉन्ड एंगल की अगर मैं बात करूं, बॉन्ड एंगल थर्ड बॉन्ड एंगल, इसमें OH जो है ना, O और O के जो दो तरफ जो बॉन्ड है, जैसे अगर मैं करूं R, ये O और ये H। अब देखो क्या है, ऑक्सीजन पे लोन पेयर है यहाँ पर, जैसे वाटर के ऊपर लोन पेयर रहता है ऐसे अल्कोहल में भी ऑक्सीजन के ऊपर दो लोन पेयर रहते हैं। ये हमारा अल्कोहल हो गया। अब अल्कोहल के बाद फिर हम जो है वो फिनॉल अगर हम करें तो ये हमारा फिनॉल हो जाएगा, ये हमारा फिनॉल एरोमेटिक अल्कोहल फिनॉल हो जाएगा, ये H। और अगर मैं ईथर की बात करूं तो लोन पेयर तो यहां पर भी होगा, लोन पेयर यहां पर भी होगा, लोन पेयर में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। फिर ये R और O
और ये R, ये है, ठीक है, ये है हमारा। अब यहां पर देखो क्या है, जो बॉन्ड एंगल है, ये वाला बॉन्ड एंगल, ये वाला बॉन्ड एंगल, ये अल्कोहल के केस में लगभग 108 होता है। एग्जैक्टली आपको याद नहीं करना है, बस मोटा मोटा जो है वो देख लेना है। इसके केस में 109 होता है और इसके केस में 111 के आसपास होता है, 111 डिग्री। पॉइंट कुछ डेसिमल लगाते हैं, लेकिन एग्जैक्टली रटने की चीज नहीं है। मतलब आपको एक कंपैरेटिव स्टडी करना है कि बॉन्ड एंगल जो है वो सबसे ज्यादा ईथर में होगा, बॉन्ड एंगल सबसे ज्यादा ईथर में होगा, फिर फिनॉल में होगा और फिर अल्कोहल में होगा। उसका रीजन क्या है? क्योंकि यहां पर जो है देखो, अल्कोहल में H फिक्स है, O के साथ जो है वो H लगा है, अल्कोहल में भी है और फिनॉल में भी है। अब H जो है वो छोटा ग्रुप है, H इज वेरी वेरी स्मॉल, नॉट दैट बल्की, इट्स नॉट कंसिडर्ड एज ए बल्की ग्रुप। लेकिन एल्किल पार्ट और ये जो बेंजीन पार्ट है, यानी एराइल पार्ट है, दीज आर बल्की ग्रुप्स। तो यहां H का एक, यहां पे सिर्फ एक बल्की ग्रुप है और एक स्मॉल ग्रुप है। वहां पर दोनों बल्की है, तो दोनों बल्की मतलब ज्यादा रिपल्शन होगा, ऑक्सीजन में ज्यादा रिपल्शन होगा, दोनों बल्की हैं। तो ये दोनों बल्की हैं, यहां पर एक बल्की है और एक सिंपल है, तो यहां पर और भी सिंपल ग्रुप हो गया, जो बल्की जो है वो और भी सिंपल हो गया, मतलब बल्कीनेस इंक्रीजेस देयर। तो बल्कीनेस ऑफ द ग्रुप्स अटैच टू ऑक्सीजन टुवर्ड्स बोथ साइड, मतलब यहां पर दो है। तो कहने का मतलब ये है कि ईथर के अंदर बॉन्ड एंगल ज्यादा होता है, इसकी वजह से ईथर की बहुत सारी प्रॉपर्टी जो है वो डिफरेंट होती है फिनॉल से भी और अल्कोहल से भी। तो ये ध्यान रहे कि अल्कोहल APE, एप, ये एंगल की बात करें, हम बॉन्ड एंगल की बात करें तो अल्कोहल का क्या है, सबसे कम बॉन्ड एंगल है, फिर फिनॉल का है, फिर ईथर का है, तो बॉन्ड एंगल ये है। तो ये कुछ प्रॉपर्टी थी, कंपैरेटिव स्टडी है अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, अल्कोहल और एल्केन्स के बीच में। अब जो देखेंगे वो प्रिपरेशन देखेंगे अल्कोहल की, कि अल्कोहल प्रिपेयर कैसे करते हैं। सो प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स, प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स, प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। सो अल्कोहल जो है वो सबसे ज्यादा जो प्रिपेयर करा जाता है अल्कोहल, वो डिस्टिलरीज में प्रिपेयर होता है। मतलब शुगर इंडस्ट्री, शुगर का जो वेस्ट बचता है जिसको मोलासिस बोलते हैं, उसके फर्मेंटेशन से बनता है। पहले के टाइम पे क्या था, इंडिया के अंदर, स्पेशली इंडिया के अंदर ये पॉलिसी थी कि शुगर केन जो है वो शुगर बनाने के काम में ही आएगा, और शुगर का जो वेस्ट है यानी मोलासिस, उससे फिर जो है वो अल्कोहल बनेगा, बिकॉज अल्कोहल इज सेकेंड प्रायोरिटी। ठीक है, तो अल्कोहल तो आप बाद में पिएंगे, पहले खाना जरूरी है, खाने के मतलब खाने के बाद मीठा जरूरी है। तो शुगर जो है उसको प्रायोरिटी दी गई, और ये था कि शुगर का जो प्राइस है वो सब गवर्नमेंट कंट्रोल करेगी, MSP और वो सब जो है, और किसानों को भी जो है वो गवर्नमेंट ही एक मिनिमम बताएगी कि ये मिनिमम प्राइस है गवर्नमेंट का, आपको इससे ऊपर ही बेचना है, बाकी किसान किसी भी उसमें बेचें, उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन गवर्नमेंट एक एश्योरिटी देती थी कि गवर्नमेंट किसान को कि इतना जो है वो कट ऑफ आपको रखना है, इसके ऊपर का ही मंडी वंडी में आपको बेचना है। अब जो है वो इस करंट गवर्नमेंट ने मतलब 2023 के आसपास, 2023 के आसपास ये हो गया कि किसान जो है, मतलब डिस्टिलरीज जो हैं, डिस्टिलरीज मतलब इथेनॉल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज जो हैं, वो डायरेक्टली किसान से गन्ना खरीद सकते हैं। पहले ऐसा नहीं था, पहले ये था कि वो इथेनॉल इंडस्ट्री जो है वो डायरेक्टली किसान से गन्ना नहीं खरीद सकता था, वो जो है वो शुगर का जो वेस्ट है, जो मोलासिस है, वही खरीद सकता था। तो जनरली शुगर इंडस्ट्री जहां पर होती थी वहीं उसके आसपास या अगल बगल में ही डिस्टिलरीज होती थी। अब जो है वो डायरेक्टली जो है वो गन्ना खरीद सकते हैं, तो ये एक नई चीज है। तो मतलब ये है कि प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल, तो अल्कोहल सबसे ज्यादा जो बनता है, जो लार्जेस्ट मेथड है, जो बिगेस्ट मेथड इन द वर्ल्ड, तो वो बनता है फ्रूट जूस से या केन जूस शुगर के फर्मेंटेशन से। तो उसमें क्या है कि आपका ये उसमें मेथड जो यूज होता है, तो पहले तो क्या करते हैं ये कि हम जो है वो सुक्रोस ले लेते हैं, सुक्रोस मतलब केन शुगर जूस, सुक्रोस ले लेते हैं, इसका जो है हाइड्रोलिसिस करते हैं, हाइड्रोलिसिस करते हैं, तो इससे फिर ग्लूकोज और फ्रक्टोस बनता है, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोस बनता है, फ्रक्टोस, हाँ फॉर्मूला चलो मैं लिख लेता हूँ, फॉर्मूला नहीं लिखा था, C12H22O11 प्लस हाइड्रोलिसिस करा है तो वाटर भी हम डाल देते हैं यहाँ पर, ये हो गया।
तो यहाँ पर हो जाएगा C6H12O6 और ये भी C6H12O6। अब इन दोनों को तो ये जो हाइड्रोलिसिस है ये होता है इन्वर्टेस एंजाइम में, वेरी इंपॉर्टेंट, इन्वर्टेस एंजाइम, इन्वर्टेस जो है उसकी प्रेजेंस में होता है इन्वर्टेस। अब ये जो है ये इन्वर्ट शुगर कहलाता है। वो इन्वर्ट शुगर क्यों कहलाता है? क्योंकि जो ऑप्टिकल रोटेशन है ये बदल जाता है। शुगर का, ये ग्लूकोज का ऑप्टिकल रोटेशन अलग होता है और इस जो मिक्सचर है इसका ऑप्टिकल रोटेशन अलग होता है। वो स्टीरियोकेमिस्ट्री में आप देख लेना, या आपको पढ़ा देंगे। तो यहां पर जो है अब जो ग्लूकोज और फ्रक्टोज बना, इसका जो है ये कन्वर्ट करते हैं हम अल्कोहल में, ग्लूकोज और फ्रक्टोज को। तो इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं जाइमेस से। जाइमेस एंजाइम जो है, जाइमेस, तो ये अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है C2H5OH, इथेनॉल में कन्वर्ट हो जाता है। कुछ कुछ मिथेनॉल भी बनता है, अदर बाय प्रोडक्ट्स भी बनते हैं, लेकिन वो डिस्टिलेशन से सेपरेट कर दिए जाते हैं। तो इधर मिथेनॉल भी बनेगा, सिर्फ एक ही प्रोडक्ट नहीं बनता है, बाय प्रोडक्ट भी बनते हैं, मिथेनॉल भी बन जाएगा इधर। लेकिन हमारा मेन कंसर्न ये है। अब इस मिक्सचर को डिस्टिलेशन प्रोसेस से अलग कर लेते हैं, तो C2H5 अलग हो जाता है, C2H5OH, और ये जो है ये CH3OH ये अलग हो जाता है। डिस्टिलेशन प्रोसेस से हम दोनों को अलग कर लेते हैं, क्योंकि दोनों के जो बॉइलिंग पॉइंट है ये बहुत कम है। तो ये जो है ये मतलब इन दोनों के बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस बहुत कम है। तो जहां पर बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस बहुत कम होता है तो उसको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट करा जाता है। तो ये जो है ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट होता है। इसलिए आपने देखा होगा डिस्टिलरीज में बड़े बड़े टावर लगे होते हैं, जो कॉलम लगे होते हैं। अब दिक्कत ये है इसके अंदर कि जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं वो तो इसको सेपरेट कर सकती हैं, इथेनॉल को अलग निकाल लेंगी और मिथेनॉल को अलग निकाल लेंगी। लेकिन कई बार क्या होता है कि देसी दारू भी बनती है, मतलब लोग जो है वो लोकल लेवल पे भी बनाते हैं। तो क्या करते हैं कि अपना वही ये हाइड्रोलिसिस करते हैं, इन्वर्टेस एंजाइम उसके अंदर डालते हैं, ग्लूकोज फ्रक्टोज में कन्वर्ट कर लेते हैं, जाइमेस भी डालते हैं और इसमें कन्वर्ट कर लेते हैं। लेकिन होता क्या है कि जो फर्मेंटेशन है इसका टेम्परेचर और प्रेशर का बहुत ज़्यादा रोल होता है। टेम्परेचर और प्रेशर बहुत ज़्यादा कंट्रोल करता है फर्मेंटेशन को। तो डिस्टिलरीज में तो क्या होता है कि वो उनके पास सेंसर लगे होते हैं, वो प्रेशर और टेम्परेचर को बहुत अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं और वो इन दोनों को सेपरेट कर सकते हैं। लेकिन लोकल लेवल पे ये चीज़ नहीं कर पाते लोग, ठीक है ना। उनका एक्सपीरियंस जो है वो गड़बड़ा जाता है अगर टेम्परेचर प्रेशर बदल जाए वेसल का जिसके अंदर ये हो रहा है। तो कई बार क्या होता है कि इथेनॉल के साथ साथ मिथेनॉल भी काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी बन जाता है और वो पैक करके जब बेचते हैं तो वो उसके अंदर मिथेनॉल भी होता है इथेनॉल के साथ। तो उससे फिर जो काफ़ी लोग जो हैं वो देसी दारू पी के मर जाते हैं, उसको बोलते हैं हुक ट्रेजेडी। ये भी क्वेश्चन आया है, हुक ट्रेजेडी। स्पेलिंग मुझे पता नहीं सही लिखा है कि नहीं लिखा है। हुक ट्रेजेडी, OOK कर देते हैं, हुक ट्रेजेडी। हुक ट्रेजेडी मतलब ये होता है कि देसी दारू पी के लोग मर जाते हैं, पौआ आधा। तो वो उसमें ये होता है कि मिथेनॉल जो है इसका कंटेंट ज़्यादा हो जाता है कई बार, ठीक है ना। ऑल्दो ये हमेशा नहीं होता, लेकिन टेम्परेचर, प्रेशर और थोड़ी सी टेक्निक में अगर आपने चूक कर दी तो फर्मेंटेशन का जो प्रोडक्ट है वो कंट्रोल करना मैनुअली बहुत मुश्किल है। आप उसको मैनुअली कंट्रोल नहीं कर सकते। उसके बाय प्रोडक्ट जो है उनका कंपोजिशन बहुत मुश्किल है कंट्रोल करना। वो आप सिर्फ सेंसर या फिर हाई जो टेक्नोलॉजी है डिस्टिलरीज है उसके अंदर ही आप सेंसर बेस पे ही कंपाउंड का कंपोजिशन, उनका सेपरेशन कर सकते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ध्यान रहे, जो सबसे बड़ा जो प्रोडक्शन है अल्कोहल का वो फर्मेंटेशन मेथड है। फर्मेंटेशन ऑफ केन शुगर जूस, फर्मेंटेशन ऑफ या फिर आप कहीं से भी ग्लूकोज और फ्रक्टोज ले आए, जैसे हमें उसमें मिलता है, ग्रेप से मिलता है। शैम्पेन जो है जो ग्रेप से बनती है, ऐसी रम, जिन, वाइन, विस्की, वोडका, बहुत सारी चीज़ें जो हैं तो वो ग्रेन मतलब खाने वाने चीज़ें से बनती है। ऐसी बार्ले से बियर बनती है, तो बार्ले का फर्मेंटेशन करते हैं, वही माल्टोस से फिर अल्कोहल में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो कुल मिला के ये है। अब जो है वो केमिकल टू केमिकल, मतलब एक केमिकल से दूसरा केमिकल का फॉर्मेशन। तो अब जो है अल्कोहल जो है वो दूसरे बड़े लेवल पे, जो इंडस्ट्री के अंदर दूसरे बड़े लेवल पे अल्कोहल जो बनता है वो बनता है एल्कीन से। सो प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल फ्रॉम एल्कीन्स। तो पहले तो आपने देखा कि जैसे मैं अल्कोहल को बोल रहा हूं कि अल्कोहल का जो प्रोडक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा हम कंट्रोल में रख सकते हैं, बिकॉज अल्कोहल जो है उसको प्रोड्यूस करना ज़्यादा आसान है क्योंकि वो क्रॉप से है, कैश क्रॉप प्रोडक्ट है।
गन्ना जो है उससे निकाल सकते हैं आप, आलू के फर्मेंटेशन से भी निकल सकता है, राइस फर्मेंटेशन से निकल सकता है अल्कोहल। लेकिन जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है वो है शुगर केन, क्योंकि शुगर केन का प्रोडक्शन बड़े लेवल पे होता है, उसमें शुगर केन का जूस भी ज़्यादा निकलता है और वो जो है प्रोसेस थोड़ा कन्वीनियंट है, तो शुगर केन से सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है अल्कोहल का। फिर दूसरा जो अल्कोहल का प्रोडक्शन है वो होता है एल्कीन से। एल्कीन इसलिए होता है क्योंकि एल्कीन जो है वो निकलता है आपका इसमें फॉसिल फ्यूल के फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में, उसमें से नैप्था क्रैकर्स होते हैं, नैप्था क्रैकर उसको एल्कीन में कन्वर्ट करते हैं, फिर एल्कीन से, तो एल्कीन का भी प्रोडक्शन हमारे बड़े लेवल पे हम कर सकते हैं। एल्कीन का प्रोडक्शन भी हम बड़े लेवल पे फॉसिल फ्यूल के फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन और फिर उसके नैप्था क्रैकर जो है क्रैकिंग प्रोसेस है उससे कर सकते हैं, वो आपने पढ़ लिया। तो एल्कीन का भी प्रोडक्शन कुछ कुछ हमारे हाथ में है। तो एल्कीन जो है वो दूसरा फ्रॉम एल्कीन, तो अल्कोहल का प्रिपरेशन एल्कीन से अब करेंगे। अब एल्कीन के दो प्रोसेस हैं, एक है हाइड्रोबोरेशन और एक है हाइड्रेशन। हाइड्रेशन में कैसे कि एल्कीन के अंदर वाटर का एडिशन होता है। अब आपने देखा है कि दो रूल है, एक सेड्जेफ रूल है और मार्कोनिकॉफ रूल है। तो एल्कीन के अंदर जो अल्कोहल बनता है वो मार्कोनिकॉफ रूल के हिसाब से हम बनेंगे। सो फ्रॉम एल्कीन, तो इसके अंदर दो प्रोसेस हैं, एक है हाइड्रेशन प्रोसेस ऑफ एल्कीन, हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन, एल्कीन्स। अब है ये कि यहां पे एशन वेशन जब भी आता है ना, साइंस के अंदर कुछ कुछ टर्मिनोलॉजी जो है वो पूरे साइंस में कॉमन चलती है। हाइड्रेशन, एशन जो वर्ड है वो एडिशन से बना है, एशन। अब यहां पे हाइड्रा है तो वाटर का एडिशन, देखो शुरू शुरू में दिक्कत होगी। हाँ, हाइड्रेशन, एडिशन ऑफ वाटर, एडिशन ऑफ वाटर, हाइड्रेशन। तो एशन जो वर्ड है वो कॉमन है पूरी साइंस में, एशन जब भी हो। अब हाइड्रोजीनेशन, एशन के पहले जो है वो बस आपको देखना, हाइड्रा, हाइड्रेशन, एडिशन ऑफ वाटर, हाइड्रोजीनेशन, हाइड्रोजन का एडिशन, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन का एडिशन, हाइड्रोहेलोजिनेशन, हाइड्रोजन और हेलोजन का एडिशन। तो ये करके, तो हाइड्रेशन प्रोसेस, ठीक है। हाइड्रेशन के अंदर क्या है, वाटर का एडिशन होता है, एडिशन ऑफ वाटर टू एल्कीन टू गिव अल्कोहल्स। अब जो अल्कोहल का प्रोडक्शन है इट इज इन अकॉर्डिंग्स टू मार्कोनिकॉफ रूल, जैसे ये है अरे कलर CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HOH इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम होता है, ये एसिडिक मीडियम होता है। तो एसिडिक मीडियम क्या करता है, अब एसिड ये आप इसलिए लेते हैं बिकॉज एसिड्स आर इलेक्ट्रोलाइट। होता ये है पानी में एसिड आयनाइज हो जाते हैं और वो आयंस जो हैं वो वाटर को जो है वो आयनाइज कर देते हैं। जैसे दो कांच को आप टकराएंगे तो ये कांच इसको तोड़ देगा, ये कांच इसको तोड़ देगा। तो वाटर की यही प्रॉपर्टी होती है कि पानी में आप एसिड डालेंगे तो पानी एसिड को आयनाइज कर देता है और वो एसिड वाटर को आयनाइज कर देता है, ठीक है, ये है। तो ये जो आपने एसिड डाला ये वाटर को आयनाइज कर देगा, तो H प्लस और OH माइनस निकल जाएगा इसमें। अब OH माइनस, तो मार्कोनिकॉफ रूल क्या है कि नेगेटिव पार्ट ऑफ द स्पीशीज, नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट गोज टू द कार्बन हैविंग लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन। कि जो नेगेटिव पार्ट है रिएजेंट का, ये हमारा रिएजेंट है, इसका नेगेटिव पार्ट जो है वो OH है, OH माइनस, ये प्लस। तो नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट गोज टू द कार्बन हैविंग लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन, ये मार्कोनिकॉफ रूल है। और लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन मतलब एडिशन यही होगा, डबल बॉन्ड के अक्रॉस होगा एडिशन। एडिशन करने के लिए डबल बॉन्ड होना चाहिए और डबल बॉन्ड जो कार्बन है, और ये तो आपका एक्टिव सेंटर है, ठीक है, एक्टिव सेंटर है वो अल्फा कार्बन है, उसको तो रहने दो। तो डबल बॉन्डेड कार्बन पर ही एडिशन होता है। उसमें क्या होता है, ये पाई बॉन्ड ब्रेक होगा तो एक चीज यहां जुड़ेगी, एक चीज वहां जुड़ेगी, ठीक है। तो ये हमारा है एडिशन रिएक्शन। तो इसमें ये है कि एक, जब मैं जैसे अगर मैं वहां पर बनाता हूं ये चीज कि CH3 CH CH2, मैंने पाई बॉन्ड को तोड़ दिया है, तो एक वैलेंसी मेरी यहां फ्री हुई और एक वैलेंसी यहां फ्री हुई। अब एक जगह H जुड़ेगा और एक जगह OH जुड़ेगा, तो OH वहां जुड़ेगा जिसपे उस कार्बन पे जिस कार्बन पर हाइड्रोजन कम है। तो यही मार्कोनिकॉफ रूल है कि नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट गोज टू द कार्बन हैविंग लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन। तो नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट, पार्ट ऑफ रिएजेंट goes to carbon, goes to carbon having less number of hydrogen,
हैविंग लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन ठीक है, ये मार्कोनिकॉफ्स रूल है। तो नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट गोज टू द कार्बन हैविंग लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन, ये हमारा मार्कोनिकॉफ्स रूल है। तो नेगेटिव पार्ट कौन सा है, OH है, तो वो उस कार्बन पे जाएगा जिसपे हाइड्रोजन कम है। तो एक तो ये कार्बन पे कुछ जुड़ेगा और एक ये कार्बन पे कुछ जुड़ेगा। नेगेटिव वहां जुड़ेगा जहां पे, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है। तो नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट गोज टू द कार्बन। तो इसमें प्रोपेन टू ऑल, ऐसा नहीं कि यही चीज बनेगी, प्रोपेन टू ऑल ज्यादा मेजर क्वांटिटी में बनेगा और प्रोपेन 1 ऑल जो है इसका उल्टा जो है एंटी मार्कोनिकॉफ रूल कम बनेगा। मतलब मेजर जो प्रोडक्ट है वो मार्कोनिकॉफ रूल से बनता है और माइनर जो प्रोडक्ट है यानी CH3 CH2 मार्कोनिकॉफ का उल्टा कि नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट गोज टू द कार्बन हैविंग मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन, ये माइनर बनेगा, कम बनेगा। क्वेश्चन में आप हमेशा ध्यान से पढ़े, क्वेश्चन की लैंग्वेज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। कई बार जो है ये पूछ लिया गया कि माइनर कौन सा बनेगा, तो बच्चों को लगा कि मेजर ही हर बार पूछते हैं, तो उन्होंने झट से जो है प्रोपेन टू ऑल कर दिया। तो ध्यान रहे, क्वेश्चन जब भी करें आप उसकी लैंग्वेज को आराम से पढ़ें। तो ये प्रोपेन टू ऑल बन जाएगा। तो एल्कीन के एडिशन से, अब जैसा भी आपको बनाना है वैसा आप कर सकते हैं। तो एल्कीन के हाइड्रेशन रिएक्शन से आप अल्कोहल बना सकते हैं। दूसरा है हाइड्रोबोरेशन से, हाइड्रोबोरेशन, सो हाइड्रोबोरेशन ऑफ एल्कीन्स, इससे भी अल्कोहल बनता है। सो हाइड्रोबोरेशन ऑफ एल्कीन, बी हाइड्रोबोरेशन ऑफ एल्कीन। हाइड्रोबोरेशन मतलब इसके अंदर डाइबोरेन लेते हैं, B2H6। अब B2H6 जो है ये डाइबोरेन है। इसके ऊपर ही पूरा एक चैप्टर होता है BSc में और MSc में। तो इसकी प्रॉपर्टीज जो है चैप्टर इसलिए है क्योंकि इसको समझना, इसको पढ़ाना, इसको पढ़ना ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ है कि इसके अंदर बॉन्डिंग ही अलग लेवल की होती है, फिर इसका प्रिपरेशन है, फिर ये 1000 जगह यूज होता है, इंडस्ट्री में यूज होता है। तो पूरा का पूरा एक चैप्टर ही इसके ऊपर है हायर क्लासेस में। तो डाइबोरेन जो है बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, इट इज़ अ गुड रिड्यूसिंग एजेंट। हालांकि ये हाइड्राइड रिलीज नहीं करता है, एक्चुअली इट डू नॉट रिलीज हाइड्राइड, जैसा कि LiAlH4 करता है। LiAlH4 वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग, ठीक है। और यहाँ पे ये H- रिलीज करता है, लेकिन H- रिलीज नहीं करता है। लेकिन याद करने के लिए मैं इसको कंसिडर कर रहा हूं, इट इज अ हाइड्राइड जनरेटर, ऑल्दो इट इज नॉट अ हाइड्राइड जनरेटर बट इज अ वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट B2H6, ठीक है ना। जो इसके ब्रिज हाइड्रोजन है वो रिलीज होते हैं, लेकिन उसको छोड़ो आप। अभी ये देखोगे इट इज अ काइंड ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट और मैं ये मान रहा हूं कि इट इज हाइड्राइड जनरेटर, ऑल्दो इट इज नॉट अ हाइड्राइड जनरेटर, हाइड्राइड नहीं बनाता, लेकिन फिर भी मैं सेक ऑफ कन्वीनियंस या याद रखने के लिए, क्योंकि कई बार क्या होता है आपको याद करने के लिए कुछ कुछ उल्टा भी पढ़ना पड़ता है, तो याद करने के लिए, क्योंकि ये जो प्रोसेस है थोड़ा सा टिपिकल है, ये जो इक्वेशन है थोड़ा सा टिपिकल है, इसमें बच्चे फंस ले जाते हैं क्योंकि ये एंटी मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट बनाता है और एंटी मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट के लिए आपको उल्टा घुमाना पड़ता है इस रिएक्शन को। इसलिए मैंने ये चीज़, मुझे अपने लिए कन्वीनियंस बैठता है कि अगर मैं इसको हाइड्राइड मान लूँ यहाँ पर तो मेरे लिए ये रिएक्शन ईजी हो जाता है। जैसे यहाँ पर ये है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस, अब ये जो B2H6 है, मैं इसको NCERT में जो दिया हुआ है, अच्छा तरीका दिया हुआ है NCERT में, होल ट्वाइस, मतलब BH3 आपने मान लिया, BH3 का होल ट्वाइस कर दिया तो B2H6 हुआ। और BH3 की भी बॉन्डिंग जो है वो आपने ऐसे कर दी कि H जो है वो अलग से निकाल दिया, BH2 अलग से निकाल दिया। तो BH2 को जो है वो मैं अलग रखूंगा और ये मानूंगा कि H जो है यहां पर वो H- की फॉर्म में निकल रहा है। तो मेरा एक तरीके से ये यहां पर, तो ये H BH2 ये आ गया हमारा होल ट्वाइस। अब इसके बाद जो है ये जो है ये H दे देगा, अभी H दे देगा ये, हाँ ये मेरा H ये रिलीज करेगा। तो H को मैं H-, वही H- को यहां लगा देता हूं कि नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट गोज टू द कार्बन हैविंग लेस नंबर ऑफ, ये H मैंने यहां पे लगा दिया और ये CH2 आएगा, ये CH2 और BH2, ये इसको मैंने ऐसे जोड़ दिया, ये ठीक है, ये जोड़ दिया। तो अभी तक तो मैं ये एक तरीके से मार्कोनिकॉफ ही कर रहा हूं, लेकिन एक्चुअली ये एंटी मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट, अल्कोहल जो है वो एंटी मार्कोनिकॉफ हिसाब से बनाएगा। कैसे बनाएगा वो मैं करता हूं अभी।
इसके अंदर जो है फिर जो एडिशन होगा, देखो इसके अंदर जो ये जो H है ना, ये 3 बार H निकाल सकता है। इट हैज जो BH3 जो है ना, ये मैंने जो लिखा ये ऐसा HBH2 ये होल ट्वाइस, इसमें क्या होता है कि यहां चिपक गया, ये दोनों हाइड्रोजन भी ये छोड़ देगा, सिर्फ B बचेगा। तो मुझे वापस एडिशन करना है तो वापस मैं एल्कीन ही छोड़ता रहता हूं। अब एल्कीन जो है वो जहां पर भी रिएक्शन करता है, देखो वो बार बार रिएक्शन करता है। जहां आप कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्कीन कराएं तो उसमें क्या होता है कि पैलेडियम के बेड्स होते हैं, उसके ऊपर जो है वो हाइड्रोजन एम्बेडेड रहता है और एल्कीन ऊपर से छोड़ा जाता है। एल्कीन लगातार कंटिन्यूअस फ्लो होगा, जहां कहीं भी एल्कीन का रिएक्शन होगा, एल्कीन जो है वो गैस, इथीन जो है या प्रोपीन जो है वो गैस फॉर्म में लेंगे, उसका कंटिन्यूअस होगा, चाहे वो हाइड्रोजिनेशन ऑफ ऑयल्स हो या हाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्कीन्स हो या फिर आपका पॉलीमराइजेशन ऑफ एल्कीन हो, पॉलीप्रोपीन का प्रोडक्शन हो, पॉलीइथीन का प्रोडक्शन हो, वहां पे लगातार कंटिन्यूअस एडिशन होगा एल्कीन का। तो एल्कीन जहां कहीं भी ले तो आप उसमें एक तरीके से मान लें, या फिर आप डीकलराइजेशन ऑफ KMnO4 करें तो उसके अंदर भी KMnO4 के अंदर कंटिन्यूअस जो है एल्कीन डालना पड़ेगा आपको। तो इसके अंदर भी आपको एल्कीन जो है वो कंटिन्यूअस डालना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं फिर से इसमें एल्कीन का एडिशन कर रहा हूं, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 CH2, मैंने प्रोपीन का एडिशन फिर मैंने कर दिया, तो ये भी हट जाएगा। तो मतलब कुल मिला के अब मेरा ये वाला प्रोडक्ट बन जाएगा CH3 CH H C अब H2 फिर B, अब एक H हटा दिया, एक H मैंने रखा है और ये वापस से CH2 CH2 और CH3 ये आ गया। अब फिर एक H बचा है, उस पर फिर एल्कीन अटैक करेगा। ये जो H बचा है इस पर वापस से एल्कीन अटैक करेगा, फिर वाली चेन इधर लग जाएगी। मैं वापस से इसमें एल्कीन ऐड कर रहा हूं, वापस से इसमें एल्कीन ऐड कर रहा हूं। ठीक है, तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 वापस से एल्कीन ऐड हुआ, तो ये वाला H हट जाएगा और इधर भी वही स्पीशीज जो है वो जुड़ जाएगी। दिख रहा है? हाँ, CH3 CH2 CH2 और ये B और ये CH2 और ये CH2 और ये CH3 और ये B, फिर CH2 CH2 और CH3। ठीक है, ये हो गया। तो मतलब BH3 के अंदर जो एल्कीन है वो 3 बार मैंने अटैक करा है। अब इसका जो है हाइड्रोलिसिस कर देंगे, इस चीज का हाइड्रोलिसिस कर देंगे। तो एक बार वापस से देख लो, ये रिएक्शन जो है बोर्ड में पूछा जाता है, प्री बोर्ड में भी पूछा जाता है, ये मैकेनिज्म पूछा जाता है। नीट वीट के अंदर तो सिर्फ आपसे ये पूछा जाएगा कि हाइड्रोबोरेशन ऑफ एल्कीन्स गिव्स मार्कोनिक ऑफ प्रोडक्ट और एंटी मार्कोनिक ऑफ प्रोडक्ट, तो इसमें एंटी मार्कोनिक ऑफ प्रोडक्ट ही आएगा। या एल्कोहल्स गिव्स एल्कोहल कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम हाइड्रोबोरेशन ऑफ डैश, तो एल्कीन आ जाएगा। वहां पे तो सिंपल क्वेश्चन आता है। ठीक है, लेकिन ये जो मैकेनिज्म है ये थोड़ा सा उलट पुलट है। इसमें आपको एल्कीन बार बार BH3 के अंदर जोड़ना पड़ेगा, तो B के तीनों हाइड्रोजन हट जाएंगे और उसमें एल्कीन जुड़ जाएगा। ये है, ये प्रोसेस है यहाँ पर। तो अब मेरा जो है ये बन गया फाइनली ट्राइथाइल, ये बोराइड मान लीजिए, ट्राइप्रोपाइल बोराइड मान लीजिए, ट्राइप्रोपाइल बोराइड मान लीजिए आप इसे। ठीक है, तो अब मैं इसका जो है हाइड्रोलिसिस करूंगा। तो वापस देख लो, एल्कीन के अंदर ये B2H6 मैंने लिया है, B2H6 और BH3 होल ट्वाइस ले सकता हूं, तो ये मैंने कर दिया बॉन्डिंग। इसका H जो है नेगेटिव पार्ट इधर जोड़ दिया और BH2 इधर जोड़ दिया। जब अब इसमें फिर एल्कीन का एडिशन करूंगा तो ये HH निकल जाएंगे और एल्कीन ऐड होता चला जाएगा। तो ये मैंने एक एल्कीन तो जुड़ा हुआ था, BH2 में से एक और H हटा दिया, तो फिर ये एल्कीन जोड़ दिया, फिर ये वाला भी H उठा दिया, तो वहां एल्कीन मैंने जोड़ दिया, ये हो गया। अब मैं फाइनल जो है उसको, इस प्रोसेस को, मतलब ट्राइप्रोपाइल बोराइड जो लिया ये इसका हाइड्रोलिसिस करूंगा। तो B CH2 CH2 CH3 CH2 CH2 CH3 फिर ये CH2 CH2 और CH3 ये लिया। अब इसका जो है हाइड्रोलिसिस कर देंगे। H2O H2O2 है परऑक्साइड की प्रेजेंस में, OH माइनस मान लो। ठीक है, वैसे ही बढ़िया। अभी क्या होगा, ये तीनों बॉन्ड जो है ये टूट जाएंगे, ये तीनों बॉन्ड टूटेंगे, ये यहाँ से, ये यहाँ से और ये यहाँ से, ये टूट जाएगा और इस पे जो है ये OH लग जाएगा तीनों पे। तो मतलब 3 लिख लेता हूँ, 3 CH3 CH2
CH2 और OH। अब B के साथ BOH होल थ्राइस लग जाएगा, प्लस BOH होल थ्राइस या H3BO3 ये भी बोल सकते हैं, बोरिक एसिड H3BO3 ये बन जाएगा आपका। ठीक है, तो ये जो है ये मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट है, ध्यान रहे इसके अंदर। अब ये जो है ये एंटी मार्कोनिकॉफ में क्यों आया? एंटी मार्कोनिकॉफ में अगर मैं पूरा जो प्रोडक्ट लिखूं, इसको पूरा जो अगर मैं लिखूं तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, अब मैं इधर लिखता हूं ऐसे B2H6 स्लैश H2O स्लैश H2O2 OH माइनस इधर। अब ये अल्कोहल बनेगा। अब अल्कोहल के हिसाब से अगर मैं अल्कोहल यहां पे बनाऊंगा दैट इज मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट, लेकिन अल्कोहल अगर 2 प्रोपेनॉल बनाऊंगा तो मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट है, अगर 1 प्रोपेनॉल बनाऊंगा तो एंटी मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट है, और यहां 1 प्रोपेनॉल ही बन रहा है। तो इस तरह से ये एक एंटी मार्कोनिकॉफ जो है मैकेनिज्म है ये CH2 OH। सो इट इज एन एंटी मार्कोनिकॉफ, और जो बाय प्रोडक्ट है ये H3BO3 ये आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, तो ये 3 आ जाएंगे। तो ये जो है ये एक तरीके से एंटी मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट है। ठीक है, तो ये रहा हमारा। अब जो है वो अल्कोहल का प्रिपरेशन जो है वो कार्बोनाइल कंपाउंड से भी देखना है। तो कार्बोनाइल कंपाउंड भी जो है वो हमारे पास है, और कार्बोनाइल कंपाउंड के से भी हम अल्कोहल बना सकते हैं। लेकिन ये दो जो है ये मेजर प्रोसेस है इंडस्ट्री के अंदर, जो अल्कोहल बनता है वो ये 2 मेजर प्रोसेस से ही बनता है। बाकी कार्बोनाइल कंपाउंड से लैब रिएजेंट, लैब ऐप के अंदर आप बना सकते हैं। दैट इज वो तो मतलब क्या है कि खिचड़ी बनाने के लिए, अननेसेसरी कंटेंट को बढ़ाने के लिए बुक्स में दे रखा है। और क्योंकि आपको साइंस पढ़ानी होती है तो आगे ये होता है, तो पीछे क्या होगा, आगे पीछे बताने के लिए होता है। बट जनरली कार्बोनाइल कंपाउंड से हम ज्यादा बनाते नहीं अल्कोहल। ठीक है ना, अल्कोहल। अब इसमें जो आपको एक चीज मैं बार बार बच्चों को बताता हूं कि भाई चीजें आपको कैसे रिकॉल करनी है, तो उसमें एक चीज जो है ये आप देखें कि हम जो पढ़ते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, आपका जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है वो एल्केन यानी हाइड्रोकार्बन, एल्केन मान लो आप, एल्केन एल्कीन एल्काइन, फिर उसके बाद एल्किल हैलाइड है, उसके बाद क्या है एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड है, एल्किल हैलाइड। उसके बाद आप पढ़ते हो अल्कोहल्स, अल्कोहल्स। उसके बाद आप पढ़ते हो कार्बोनाइल कंपाउंड, कार्बोनाइल कंपाउंड पढ़ते हो। उसके बाद कार्बोनाइल कंपाउंड, और उसके बाद पढ़ते हो आप कार्बोक्सिलिक एसिड, उसके बाद आप पढ़ते हो कार्बोक्सिलिक एसिड्स, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक। बहुत सी चीजें तो क्या होता है कि अपने आप ही हो जाती हैं, मतलब जैसे जैसे आप चीज़ों की तरफ बढ़ते हो, जैसे जैसे आप और चीज़ों को शार्प करते हो, चीज़ें अपने आप ही सिंप्लीफाई होती चली जाती हैं। जैसे कभी भी आप गाड़ी चलाना सीखे तो लोग ये तो बताते हैं कि रेस कितनी देनी है, ब्रेक कब छोड़ना है, और क्लच कब दबाना है, ये तो सब बताते हैं आपको। लेकिन हॉर्न कब बजाना है, लाइट कब जलानी है, इंडिकेटर कब देना है, ये अपने आप होता चला जाता है, इस पर कोई ज़्यादा ध्यान देता नहीं। ठीक है ना, मेन ध्यान जब सिखाने वाला ट्रेनर जो होता है वो मेन ध्यान इस पे देता है कि आपकी स्पीड कितनी है, कंट्रोल कितना है, लेकिन एक्सेसरीज पे। लेकिन वो अल्टीमेटली जब आप चलाने में सीख जाते हो, काफ़ी परफेक्ट होते हो, तो आप बहुत सारी चीज़ें जो आपको ट्रेनर नहीं बताता वो खुद अपने आप से करने लगते हो। जितना प्रैक्टिस आप करोगे, कई बार तो ये होता है कि प्रैक्टिशियन जो है वो ट्रेनर से ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करता है। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे जैसे आप चीज़ों को पढ़ोगे, बहुत सारी चीज़ें अपने आप ही आप करते चले जाओगे। ये अब एल्केन से एल्किल हैलाइड जो है ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, और एल्केन जो है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करता है, ये सब्स्टिट्यूशन है। अब सब्स्टिट्यूशन में भी अगर मैं एल्केन मानूं तो ये फ्री रेडिकल है, एल्केन मानो, और एल्काइल हैलाइड से अल्कोहल कर रहे हैं तो ये भी सब्स्टिट्यूशन है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, ये भी सब्स्टिट्यूशन है, न्यूक्लियोफिलिक। अब सब्स्टिट्यूशन का आगे भी सब्स्टिट्यूशन है, पीछे भी सब्स्टिट्यूशन, ये भी सब्स्टिट्यूशन है, ये भी सब्स्टिट्यूशन है, सब्स्टिट्यूशन, ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। अब अल्कोहल से कार्बोनाइल कंपाउंड, ये एक तरीके से ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, ये ऑक्सीडेशन है, और ये भी ऑक्सीडेशन है, ये भी ऑक्सीडेशन है, और इधर से इधर जाओगे ये भी ऑक्सीडेशन है, तो ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है तीनों, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। और अगर आप पीछे आओगे तो ये रिडक्शन रिएक्शन है, ये भी रिडक्शन है, ये भी रिडक्शन है, और ये भी रिडक्शन है,
ये भी रिडक्शन। हाँ, इधर से इधर एल्केन से सीधा इधर जाओगे, इधर मतलब आगे आप चलोगे तो ऑक्सीडेशन है, ऑक्सीडेशन, और पीछे आप चलोगे तो वो रिडक्शन है। तो ये भी रिडक्शन है, ये भी रिडक्शन है, और ये भी रिडक्शन है, ये भी रिडक्शन है, ये भी रिडक्शन है, ये चीज भी रिडक्शन है। तो ये एक तरीके से माइंड मैपिंग है, ये माइंड मैपिंग है जो आपको जब आप पूरी बुक पढ़ लोगे एक बार, उसमें उस केस में ये माइंड मैपिंग आपको काम आएगी। ठीक है, तो ठीक है, अभी टाइम ज़्यादा हो गया। ये जो लेक्चर है लगभग 1.5 घंटे का होने वाला है। इतना लंबा हम पढ़ाते नहीं फ्री में। हाँ, पैसा देके तो आप 24 घंटे पढ़वाइए हमें। ठीक है, तो पढ़ते रहिए, देखते रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और 5-5 रुपये डाल दीजिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो बाबा, कच्चा।